Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter electric charges and field. और आज के लेक्चर में बेटा हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहां पर लेके आएंगे जिन रिजल्ट्स को आप लोगों को एज इट इज याद रखना है। सवाल बनता है कई बार डायरेक्टली वही सवाल एज इट इज बन जाता है। बोर्ड में होते तो आपको यही सब डेरिवेशन के तौर पे पूछा जाता, लेकिन हम लोगों को एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है, इन रिजल्ट्स को याद रखना है। लेकिन वो सब करने से पहले हम लोग शुरुआत करेंगे अपने एक क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, यहां पर आपके पास में एक दिया हुआ है, ये है आपका एक कॉपर का स्फीयर है, कॉपर का सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड गोला है, ठीक है। ठीक है, ये मैंने यहां पर 4 लाइन बना रखी हैं एंड 4 लाइन्स आर गिवन। 4 लाइन्स जो भी मैंने लाइन ABCD बनाई है, दे गिव्स अबाउट द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ये रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहां पर आपका सवाल ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड, करेक्टली रिप्रेजेंटेड, प्रॉपर यहां पर कौन सी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैंने सही से बनाई है, ये आपको बताना है। ये एक सवाल है, बहुत काफी पहले के एक कोई तो भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है, नाम तो मुझे भी याद नहीं है एग्जाम का, लेकिन ये पूछा हुआ सवाल है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सी आपको लग रही है कि भैया ज्यादा करेक्ट है। ठीक है, ऊपर में दिया है कॉपर का सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, ये सब बातें यहां पर दे रखी हैं। तो देखो, सबसे पहले तो यहां पे 2 ऑप्शंस को हटाएंगे हम लोग। 2 ऑप्शंस कौन कौन से हटाएंगे, तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट एग्जिस्ट इन कंडक्टर्स, बराबर है, ये बात आप जानते हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ाई हुई है। इसका मतलब ये लाइन गलत हो गई और ये वाली लाइन भी गलत हो गई। तो ये कॉपर का सॉलिड स्फीयर है, मतलब यहां पर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होनी नहीं चाहिए, तो A और C वाली लाइन तो गलत हो गई। और एक प्रॉपर्टी के बारे में आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर और कम आउट नॉर्मली, कैसे बाहर आती है, नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर। तो यहां पर यदि आप देखोगे तो देखो, यहां पर यदि आपने टेंजेंट ड्रॉ किया तो यहां पर देखिए, और यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए, तो यहां पर जब यदि आप टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, यहां पे काफी हद तक आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, जबकि ऊपर वाले केस में आपको क्लियरली दिख रहा है कि 90 डिग्री का एंगल वहां पर नहीं बन रहा है। ठीक है, सो इसका मतलब ये है, ये करेक्ट आंसर है, ये गलत आंसर है। ठीक है, सो दैट्स इट, इतना सा सवाल था, आराम से करा जा सकता था। यदि आप लोगों का सही हुआ है तो बहुत ही अच्छी बात है, यदि सही नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इन्हें एक बार प्रॉपर्टीज को फिर से रिवाइज कीजिए, हो सकता है कि उन्हीं प्रॉपर्टी में से और कोई आपको सवाल आपके सामने बन जाए। ठीक है, सो प्रॉपर्टीज को प्रॉपरली फॉलो कीजिए, ध्यान से देखिए। यदि ये मान के चलो ऐसा होता, सॉलिड कॉपर की जगह कोई इंसुलेटर होता तो भैया इंसुलेटर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट कर सकती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कंडक्टर के अंदर में नहीं करेगी। ठीक है, श्योर है? ओके, चलो तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। सवाल ये है हमारे पास में, क्वेश्चन है, रिजल्ट याद रखना है। आपके पास में एक रॉड है, इस रॉड की लेंथ L है और इस पर मैंने Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। क्या कर दिया है? Q चार्ज यहां पर डिस्ट्रीब्यूट किया है। यहां से R दूरी पर या A दूरी पर, जो भी दूरी आप लेना चाहें, यहां पर एक पॉइंट है P, और इस पॉइंट पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा ये आपको बताना है। ठीक है, ये सवाल है, अपनी ओन लैंग्वेज में आप आराम से लिख सकते हैं जैसा आपको मन में आए, लेकिन मैंने अभी यहां पर आपको क्या बता दिया। क्वेश्चन क्या है, अ रॉड ऑफ लेंथ L कंसिस्ट अ चार्ज Q, इस रॉड के एक सिरे से R दूरी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ये आपको बताना है। ठीक है, दैट्स इट।
चलो शुरू करते हैं हम लोग। अब देखो यहां पर एक सिंपल सी बात देखते हैं, वो क्या है कि यार यहां पर ये जो पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वो पॉइंट जो है इस चार्ज से r दूरी पर है, जबकि इस वाले चार्ज से जो सबसे कॉर्नर में है उससे r प्लस एल दूरी पर है। यदि कहीं बीच में यदि मैं कंसीडर कर लेता हूं तो दूरी कुछ और हो जाएगी। मतलब सबकी जो दूरी है, हर चार्ज की दूरी अलग अलग है, लेकिन यहां पर एक और पॉइंट है, वो ये है कि भैया मैं सबके टुकड़े कैसे करूं। तो मतलब ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला सवाल बन गया। दिस क्वेश्चन इज लाइक कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं क्या करता हूं, इसमें एकदम आसान करने के लिए मैंने माना लेट से यहां से ये जो पॉइंट P है, यहां से x दूरी पर, कितनी दूरी पर, x दूरी पर एक छोटा सा सेगमेंट मान लेता हूं, और इस सेगमेंट की जो लेंथ है वो है आपकी dx। ठीक है, अब इस छोटे से एलिमेंट को, ये जो मैंने छोटा सा एलिमेंट माना है, इट कैन बी कंसीडर्ड एज अ पॉइंट चार्ज, इट कैन बी कंसीडर्ड एज अ पॉइंट चार्ज। अब इस पॉइंट चार्ज के कारण मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इजीली लिख सकता हूं, और उसके बाद में मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ये बात समझ में आ रही है? श्योर है? ओके। अब मैं कह सकता हूं कि यदि L लेंथ है तो चार्ज कितना है, Q। यदि लेंथ 1 हो जाएगी तो चार्ज आ जाएगा Q बाई एल, और यदि लेंथ dx हो जाएगी जो कि छोटी सी लेंथ है तो ये आ जाएगा चार्ज Q बाई एल इंटू dx, दैट इज द स्मॉल एलिमेंटल चार्ज dq। यस और नो? बिल्कुल सही बात है। अब इस छोटे से चार्ज के कारण यदि मैं पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहता हूं तो मैं बोलूंगा इस छोटे से पॉइंट चार्ज के कारण जो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा dE, दैट विल बी इक्वल्स टू k dq अपॉन x स्क्वायर। यस और नो? अच्छा, इस छोटे से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? तो भैया जी इस छोटे से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस डायरेक्शन में। यस और नो? अच्छा, अब मैं यदि पूरी रॉड के कारण कंसीडर करता हूं तो हर एक चार्ज के कारण डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम, और यदि सबकी डायरेक्शन सेम है तो मैं यहां पर इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट लगा सकता हूं, लेकिन वो लगाने से पहले मैं यहां पर क्या करता हूं, dq की वैल्यू पुट कर लेता हूं। तो dq की वैल्यू आएगी q बाई एल इंटू dx अपॉन एक्स स्क्वायर। यस, ओके। सो जरा एडजस्टमेंट करते हैं, तो dE बराबर आएगा KQ बाई एल 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। मैं बोला सही बात है। अब इसके आगे क्या करना है, तो इसके आगे आपको करना है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इंटीग्रेट। कहां से कहां तक करेंगे, तो ये देखो ये तो ई नेट आएगा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, इसमें तो लिमिट लगाने की जरूरत ही नहीं है। इस साइड में लिमिट नहीं लगती है, बस यही साइड में लिमिट लगेगी। तो ये साइड में लिमिट लगेगी x की, कहां से, देखो r दूरी पर है, और r से r प्लस का l डिस्टेंस तक। भाई पहला चार्ज आपका इस जगह पर है, इसकी दूरी कितनी है r, और फाइनल चार्ज आपका इस कॉर्नर पर रहेगा जिसकी दूरी कितनी आएगी, r प्लस l आएगी। तो मैंने वही लिमिट लगा दी। अब इन लिमिट्स को लगाने के पश्चात आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। यहां पर कांस्टेंट कौन कौन है, के क्यू और एल कांस्टेंट है। हो सकता है कि भैया ये भी बदल जाए, मतलब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो मैंने यूनिफॉर्म दिया है, बेसिकली ये जो क्यू बाई एल है यहां पर ये क्या है, ये है आपका लैम्बडा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि लैम्बडा बराबर लाइक कुछ दे दिया, 2x दे दिया, या px दे दिया, या px स्क्वायर दे दिया, या वॉट एवर इट बी, वो कुछ भी दे सकता है। मोस्टली मेडिकल के बच्चों को नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी भैया मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा कर भी दे तो कोई दिक्कत नहीं, क्यू बाई एल की जगह ये सारी चीजें आएंगी। यस, ओके। चलो, तो अब मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा के क्यू बाई एल कॉन्स्टेंट और 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। कैसे करोगे, तो बेटा x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यहां पर x की पावर कितनी है, -2। तो भैया आपका इंटीग्रेशन का आंसर आएगा x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1। लिमिट लग जाएगी r से लेकर के r प्लस l तक। यस, ओके। चलो आगे बढ़ जाओ फटाफट से। तो E का आंसर कितना आ रहा है यहां पर, के क्यू बाई एल, और ये आएगा x की पावर -1 अपॉन -1। लिमिट लग जाएगी r से लेकर के r प्लस एल तक। -1 को मैं बाहर निकाल देता हूं, और x की पावर -1 को, ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं x की पावर -1 को मैं लिख सकता हूं क्या, 1 बाई एक्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खुद से सवाल कर पा रहे होंगे। चलो, तो यहां से मुझे क्या मिलता है जरा देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल रही है के क्यू बाई एल माइनस 1 बाई एक्स
लिमिट आ रही है r से लेकर के r प्लस एल तक, इट एम्प्लाइज आई कैन से दैट E बराबर का माइनस का के क्यू अपॉन एल 1 अपॉन आर प्लस एल माइनस का 1 अपॉन आर, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, इट एम्प्लाइज E बराबर, माइनस को अंदर डाल देता हूं मैं तो के क्यू अपॉन एल, ये आ जाएगा 1 बाई आर माइनस का 1 बाई आर प्लस का एल। नाउ व्हाट टू डू, सॉल्व इट फर्दर, यू विल गेट E बराबर के क्यू अपॉन एल, नीचे आएगा एलसीएम R इंटू आर प्लस एल, तो ये आएगा R प्लस एल माइनस का R, ये यहां पर आंसर आते हुए नजर आ रहा होगा। देखो फटाफट से देखो, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा कुछ डिफिकल्ट चीज मैं आपको समझा रहा हूं। यस ओके, चलो तो यहां पर आंसर आप निकालेंगे E बराबर के क्यू अपॉन एल, देखो R से R कटेगा तो यहां पर बचेगा कितना, L अपॉन R इंटू आर प्लस एल, सो E का आंसर आ जाएगा के क्यू अपॉन आर इंटू आर प्लस एल। यदि ये रिजल्ट आपको याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, और यदि ये याद नहीं है तो आप इसे और एक और फॉर्मेट में रख सकते हैं, हालांकि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर इंटू आर प्लस एल। सो ये जो फॉर्मेट आपको अच्छा लगे उस फॉर्मेट में इस रिजल्ट को याद रख लेना, काम का रिजल्ट है, ठीक है। एल क्या है, लेंथ ऑफ द रॉड, क्यू क्या है, चार्ज ऑन द रॉड, आर क्या है, उस रॉड से वो दूरी है, ठीक है। इस बात को यहां पर एक बात जरूर ध्यान रखना, देखो क्या होता है बच्चा रिजल्ट याद रख लेता है लेकिन मेन चीजें भूल जाता है। ये एल लेंथ की रॉड है, इस पर चार्ज क्यू है, और यहां से आर दूरी पर आपने पॉइंट कंसीडर किया है। यदि ये आर दूरी यहां से दे रखी होती तो आपका थोड़ा सा रिजल्ट में परिवर्तन आ जाता था, इस बात को भूलना नहीं है। यस और नो, बोलो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? सर कोशिश तो कर सकते हैं बट गारंटी हम लोग नहीं देंगे कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बता दूं ये रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। अब यहां पर जो सवाल आएंगे वो कैसे आएंगे भैया, सवाल में वो बोलेगा कि एग्जामिनर यदि आपको ये सवाल पूछना चाहता है तो वो बोलेगा कि भैया रॉड ऑफ लेंथ, ऐसे उसने बोल दिया रॉड ऑफ लेंथ इज 2 मीटर, ऐसे कुछ तो भी दे दिया, 2 मीटर की रॉड मान ली। चार्ज ऑन रॉड दे दिया, मान के चलो उसने 200 माइक्रोकूलम या 300 माइक्रोकूलम, जो भी देना है उसको दे दिया। एंड बोला कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 मीटर फ्रॉम वन एंड ऑफ रॉड, 1 एंड ऑफ रॉड। बोलो कर पाओगे क्या? सेम सवाल है तो बोलो कैसे करेंगे। तो अभी आपको इस समय क्या है, आपके सामने सॉल्यूशन अवेलेबल है, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूले के अंदर में पुट करोगे K इंटू चार्ज 300 माइक्रोकूलम अपॉन क्या हो गया, चलो कि नहीं, हाँ R कितना है, तो बेटा देखो ध्यान से 1 मीटर इंटू 1 प्लस का 2, तो सॉल्व करेंगे तो E बराबर कितना आएगा, ध्यान से देखिए, ये 3 आएगा, 3 से 3 कटेगा, बिल्कुल सही बात है। यस और नो भाई, 3 से 3 कटेगा कि नहीं कटेगा? 3 से ये 3 कट जाएगा, ये 2 जीरो से काट लो तो ये माइनस का 4 आएगा, ये इसको काटोगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। सो 9 इंटू 10 टू द पावर 5 और न्यूटन पर कूलम इज द वैल्यू ऑफ आंसर। खत्म। सवाल समझ में आया? यस और नो, मतलब मैं इस पे सवाल बना सकता हूं, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भैया ये आपका मेन रिजल्ट है जिसे आप लोगों को याद रखना है। अभी आगे रॉड के और भी बहुत सारे तरीके आएंगे। मतलब देखो आज जो हमने रॉड सीखी है, उसमें ऐसा है कि भैया ये हम लोग बोल सकते हैं एक्सियल पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है? एक्सियल पॉइंट है। आगे चल के हमारे पास में ये रॉड खड़ी हो जाएगी और यहां से ऐसे इस आर दूरी पर हम लोग फॉर्मूला सीखेंगे। फिर यहां पर भी कंडीशन लगेंगी कि भैया ये वाला एंगल अल्फा है, ये बीटा है, या फिर हमारे पास में ऐसा हो जाएगा कि ये रॉड ऐसे है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, देखो ये वाला ऐसा। तो ये आगे सीखेंगे, अभी टाइम है इन चीजों को सीखने में, आज के लेक्चर में नहीं सीखेंगे, बट मैं बता रहा हूं कि भैया ये रॉड वाली जो चीजें हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस और नो, बोलो फटाफट से, समझ पाए?
चलो आगे बढ़ते हैं। आज हम लोगों ने एक्सियल वाला सीख लिया। अच्छा, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इक्विटोरियल पॉइंट। कौन सा पॉइंट बोलते हैं? इक्विटोरियल पॉइंट। ठीक है, नाउ और एक चीज मैं यहां पर आपको बता दूं, वो ये है एक्सियल पॉइंट, इक्विटोरियल पॉइंट, कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। अच्छा, मैं यही सेम सवाल को ऐसे भी पूछ सकता हूं, जो इक्विटोरियल पॉइंट वाला है, यहां पर पॉइंट कर दूं और ऐसे बना दूं। ठीक है, अभी भी ये कौन सा पॉइंट है? इक्विटोरियल पॉइंट है मतलब कौन सा? इक्वेटर पर प्रेजेंट है। ठीक है, यस और नो। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने और एक सवाल की तरफ। हमारे पास में सवाल है कुछ इस प्रकार से, a charged particle whose charge is q। एक ऐसा चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज तो है q एंड मास इज m, उसका मास कितना है? m है। is suspended in a region where electric field is present। What should be the value of E? What should be the value of E so that charge remain at rest। ठीक है। अच्छा, यहां पर एक पॉइंट और लिख देता, सस्पेंडेड फ्रीली, मतलब वो फ्रीली लटक रहा है ऐसे ही। जरा डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं। देखो यहां पर कहीं तो भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहां पर आपका ये चार्ज पार्टिकल है जिसका मास है कितना? m मास वाला पार्टिकल है और ये लटक रहा है हवा में। ठीक है, हवा में लटक रहा है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा और मैं दे देता हूं, ये प्लस क्यू चार्ज मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए? प्लस क्यू चार्ज। सर ऐसा क्यों किया? क्योंकि देखो मैं ये डेटा बिना डेटा का सवाल करवा रहा हूं, लेकिन एग्जामिनर आपको डेटा डाल के सवाल पूछेगा। ठीक है, अच्छा अब देखो यहां पर बोला गया है कि सो दैट इट चार्ज रिमेन एट रेस्ट। सर जी इसका क्या सिग्निफिकेंस है? तो मैंने बोला मान के चलो ये यहां पर ग्राउंड है, ये क्या है? यहां पर ये ग्राउंड सरफेस है या ग्राउंड लेवल मान लीजिए, यहां पर ये ग्राउंड की लेवल हो गई। यहां से h हाइट पर मान के चलिए आपका ये चार्ज लटक रहा है। ठीक है, अब होगा क्या कि भैया ये h हाइट पर है, सो यहां पर धरती जो है इसको m मास है तो इसे अपनी तरफ खींचेगी mg से। यस और नो। अब यदि धरती इसे अपनी तरफ खींच रही है तो भैया जाहिर सी बात है, क्या ये यहां पर लटका हुआ रह सकता है? बिल्कुल नहीं लटका हुआ रह सकता है। इट विल फॉल डाउन, ये नीचे गिर जाएगा। भाई मैं आपको बोलूंगा आप हवा में रुक जाओ, आप रुक पाओगे क्या? बिल्कुल नहीं रुक पाओगे। लेकिन इस चार्ज को हम लोगों ने रोक लिया है, तो कैसे रोका है? तो भैया विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां पर प्रेजेंट है। अब यहां पर सवाल ये है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई। हालांकि इसके साथ में डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है कि भैया डायरेक्शन भी बतानी है, लेकिन मैंने अभी सिर्फ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई पे सवाल रखा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई सो दैट द चार्ज रिमेन एट रेस्ट, मतलब चार्ज की मूवमेंट नहीं हो रही है। अब आप सोचिए चार्ज रिमेन एट रेस्ट मतलब यहां पर इस पर लगने वाले इस ग्रेविटेशनल फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है? तो आपको इसको बैलेंस कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और जाहिर सी बात है यदि ऐसा है तो मतलब आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहां पर इस डायरेक्शन में लगना चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स शुड बी इक्वल्स टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। यस और नो। अब यहां पे आप दोनों को इक्वेट कर दीजिए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आएगा, फोर्स कितना आएगा? Q इंटू ई। वेन देखो ध्यान कीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड से जब रिलेट करवाया था, मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जब हम लोगों ने डेफिनेशन सीखी थी, वहां पे क्या बोला था? इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज व्हाट? दैट फोर्स विच इज एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। मतलब यहां पर यदि Q चार्ज है तो भैया QE उसका फोर्स हो जाएगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा? तो ये आ जाएगा यहां पर mg। तो यहां से E की वैल्यू आ जाएगी कितनी? mg/q। दैट्स द आंसर। अब इस पर सवाल बनाता है एग्जामिनर आराम से बैठ के। इस पर क्या करवाता है? एग्जामिनर बनाता है सवाल, mg/q इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड व्हाट शुड बी द डायरेक्शन। तो भैया जी डायरेक्शन होनी चाहिए अपवर्ड डायरेक्शन, तभी ये चार्ज बैलेंस रह पाएगा। अच्छा मान के चलो यहां पर
एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और लगा दिया मैंने, तो क्या हो जाएगा? अब क्या होगा बताओ? तो अब होगा ये कि ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में E1 है, जिस डायरेक्शन में E1 है उस डायरेक्शन में आपका चार्ज पार्टिकल मूव करने लग जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? श्योर है? अच्छा, अब यहां पर कुछ इससे रिलेटेड छोटी छोटी सी मैं पॉइंट्स आपको बताता हूं ताकि आपको और थोड़ा सा अच्छा लगे। वो ये है कि यदि मान के चलो ये है आपकी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, ठीक है, और यहां पर आपके पास में एक प्लस क्यू चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज प्रेजेंट है और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो भैया हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, व्हाट डू वी नो? तो भैया हम लोग तो सब कुछ जानते हैं ना, तो हम लोग इसलिए हमेशा लिखते हैं वी नो दैट एफ वेक्टर बराबर क्यू इंटू ई वेक्टर, यस और नो। और यहां से मैंने आपको एक पॉइंट और बताया हुआ है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिख देता हूं यहां पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज सेम। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखनी होती है, बच्चा इस स्टेटमेंट को पढ़ता है और कंफ्यूज होता है, सर कौन क्या कंफ्यूजन है, क्लियर तो दिख रहा है? तो भैया देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं, इस पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन यदि ऐसा हो जाए कि ये आपका वही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेरे को बनाना था मैंने बना दिया, मान के चलो यहां पर इस बार आपका माइनस क्यू चार्ज रखा है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस बार ध्यान से देखिए कि भैया एफ वेक्टर बराबर तो क्यू ई वेक्टर होता है, और जब हम लोग क्यू की वैल्यू रखते हैं तो अलोंग विद द साइन रखते हैं, तो एफ का जो डायरेक्शन आएगा तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब आप क्लियरली समझ जाइए कि यदि पॉजिटिव चार्ज है तो इट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नेगेटिव चार्ज विल मूव अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने क्या बोला? पॉजिटिव चार्ज मूव्स, पॉजिटिव चार्ज मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात ध्यान रह जाएगी क्या? ये छोटे छोटे से पॉइंट हैं जो आपको एग्जाम में मदद करेंगे जब थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है। और नेगेटिव चार्ज मूव्स, नेगेटिव जो चार्ज होता है मूव्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात भी समझ में आ जाएगी अभी आप लोगों को, श्योर है? ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है बेटा, यहां पर ध्यान दीजिए। समझ में आ रही है बात? यस और नो? अच्छा, थोड़ा सा और इसमें मैकेनिक्स यदि डाल देते हैं, हालांकि हम मेडिकल वालों को नहीं पूछा जाता, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको हिंट के तौर पे बता रहा हूं। मान के चलो यहां पर आपके पास में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, यहां पर आपके पास में एक पार्टिकल है जिसका मास m है, चार्ज q है, प्लस q चार्ज है ऐसा मान लीजिए। तो इस पर ओवरऑल देखिए क्या हो रहा है, आपका एक फोर्स लग रहा है नीचे की डायरेक्शन में mg, और इस डायरेक्शन में लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये है आपका q इंटू ई। तो इनका नेट रिजल्टेंट किधर आ रहा है? तो भैया इनका नेट रिजल्टेंट एफ नेट इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। अब सिंस इसका मास है, चार्ज क्यू है, तो यहां से आप लिख सकते हो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास। अब ये फोर्स जो आएगा वो आएगा एफ नेट अपॉन मास, ठीक है। ध्यान से देखिए यहां पे क्या हो रहा है। अब ये एफ नेट कितना आएगा? तो भैया ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? आपस में पैरेलल है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एक्स दिख रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, मतलब ये वाला एंगल है कितने का? 90 डिग्री का, मतलब परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहां से आपको दिखेगा कि यार एफ नेट बराबर जो आएगा वो अंडर द रूट ऑफ एफ जी का स्क्वायर प्लस एफ ई का स्क्वायर आएगा। तो यहां से आप कह सकते हैं एफ नेट बराबर आएगा अंडर द रूट ऑफ एम जी का होल स्क्वायर प्लस का क्यू ई का होल स्क्वायर। ये चीजें काम आएंगी। और यहां से अब आप क्या कर सकते हो? एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी अंडर द रूट ऑफ, एक काम करते, रुको मैं सीधा करूं कि एक स्टेप करके दिखाऊं? देखो मैं एक स्टेप कर रहा हूं यहां पर। एफ नेट बराबर है
एम स्क्वायर को मैंने कॉमन निकाल लिया तो देखो क्या बचेगा अंदर में, यहां तो जी स्क्वायर बचेगा। अच्छा यहां तो एम था ही नहीं, तो मैं क्या कर लेता हूं, यहां पर एम और नीचे एम लगा लूं, कोई दिक्कत है? अब देखो ऊपर एम स्क्वायर बन जाएगा तो वो कॉमन निकाल पा रहा हूं मैं, तो यहां बन जाएगा QE अपॉन एम, यस और नो, और इसका स्क्वायर, और यहां से ब्रैकेट क्लोज, यस ठीक है। अब मैं यहां से काम कर सकता हूं कि इस m को यदि मैं बाहर निकाल लेता हूं तो एफ नेट का आंसर आएगा m अंडर द रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस QE अपॉन m का होल स्क्वायर। मेरे g और q में डिफरेंस देख लीजिए, मैं जब g बनाता हूं तो ये गोला घुमाता हूं, और q बनाता हूं तो मैं देखो घुंडी घुमाता नहीं हूं, ऐसे छोटा सा ये छोड़ देता हूं पीछे, ठीक है ओके। अब यहां से यदि मैं एक्सेलरेशन की बात करता हूं तो बोलो एक्सेलरेशन का मतलब तो था एफ नेट अपॉन एम, तो एफ नेट तो ये आ रहा है, इसमें m से डिवाइड करोगे तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आएगी इस केस में वो आएगी आपके पास में जी स्क्वायर प्लस का QE अपॉन एम का स्क्वायर, यस। अब आपके पास में चार्ज पार्टिकल का जिसका मास m है का एक्सेलरेशन प्रेजेंट है। अब मैं यहां पर आपसे सवाल काइनेमेटिक्स के अंदर लेके जा सकता हूं क्या? मैंने बोला एट t बराबर 0 आपका पार्टिकल यहां पर है, तो बोलो ये पार्टिकल तो इस लाइन के अलोंग ट्रेवल करेगा, तो कितनी देर बाद उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे वगैरह वगैरह मैं पूछ सकता हूं, नहीं पूछ सकता? बिल्कुल पूछ सकता हूं, इस बात को ध्यान रखें। मतलब यदि आप क्या बोलते हैं मेडिकल वाले बच्चे नहीं होते और आप इसके क्या बोलते हैं जेई वाले बच्चे होते तो वहां पर आपका मैथ्स थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, ऐसा मानते हैं हम लोग। हालांकि कितनी सच्चाई है ये बात तो हर एक स्टूडेंट के ऊपर निर्भर करती है, हालांकि लेकिन फिर भी यदि हम लोग बात करें तो काफी हद तक उनके केस में हम लोग कह सकते हैं भैया उनकी जो मैथ्स है वो काफी अच्छी होती है, ठीक है। लेकिन हमारा कैसे होता है मेडिकल वाले बच्चों का मैथ्स का थोड़ा सा हाथ हमारा तंग रहता है मैथ्स के अंदर में, तो इसलिए इतने एग्जामिनर सवालों को घुमाता नहीं। और दूसरी बात ये है कि ये सवाल डायरेक्टली भले ही पूछ ले, ये सवाल डायरेक्टली पूछ सकता है आपसे। अब हाँ इसके अंदर में ऐसा हो सकता है कि भैया पॉजिटिव चार्ज के लिए मैं सवाल करवा रहा हूं, मैंने जो सवाल करवाया वो पॉजिटिव चार्ज के लिए करवाया है, एग्जामिनर हो सकता है कि नेगेटिव चार्ज के लिए करवा ले, तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड उधर हो जाएगा, डायरेक्शन इधर आ जाएगी। अभी मेरी डायरेक्शन कौन सी आ रही है, ये वाली डायरेक्शन आ रही है ऐसे, यस और नो। इनकी वैल्यू कंपेयर करवा सकता है, कुछ भी करवा सकता है, मतलब एग्जामिनर जो चाहे वो पूछ सकता है, एग्जामिनर को कोई नहीं रोक सकता, इस बात को आप ध्यान रखें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और हम लोग अपनी एक हेडिंग डालेंगे और वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ सर्कुलर इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बोलेंगे इसको, एट द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग, ये हमारी हेडिंग है। तो हेडिंग डाल ली होगी आप लोगों ने, हेडिंग क्या डाली, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, इस यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के कारण हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कैलकुलेट करने की बात चल रही है। अब देखो हम लोग यानी यहां पे क्या कर दिया, ये इस प्रकार से हम लोगों ने एक रिंग कंसीडर कर ली, ठीक है ओके। इसकी रेडियस मैंने मान ली है कि भैया इसकी रेडियस है a, ठीक है, इसकी रेडियस कितनी मान ली a, और यहां पर इसके एक्सिस पर यहां पर मैंने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया जो x दूरी पर है, ओके। चलो अब इस पर हम लोगों ने, यहां पर सवालों का पैटर्न कुछ भी हो सकता है, मतलब यहां पर बोल सकता है कि यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी दे दे या फिर टोटल चार्ज दे दे, वॉट एवर एग्जामिनर वांट्स टू गिव कैन गिव, ठीक है, कुछ भी दे सकता है। तो हम लोग मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि यहां पर इस पर जो चार्ज है वो है आपका Q, ठीक है, चार्ज कितना गिवन है, Q गिवन है, A रेडियस है, रिंग है, इस बात का ध्यान रखना, डिस्क नहीं है, इसको मैंने ऐसे रख दिया, और इस एक्सिस पर x दूरी पर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी है। तो ऐसे सवाल को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जरा ध्यान से देखिए, मैंने क्या माना, देखो यहां पर क्या हो रहा है, हर पॉइंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है, यस और नो। फिर से ये रॉड में कैसे था वैसे ही है, लेकिन यहां पर एक छोटा सा इशू है, वो क्या है कि रॉड वाले केस में हर एक पॉइंट का जो डिस्टेंस था वो चेंज हो रहा था, लेकिन यहां पर हर एक पॉइंट का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। तो हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया लेट्स से यहां पर एक छोटा सा मैंने एलिमेंट मान लिया जिसकी लेंथ है, मान लीजिए dx नहीं मान सकता, मैंने ds मान ली, कितनी मान ली, ds मान ली।
अरे मान सकता हूं नहीं मान सकता, बिल्कुल मान सकता हूं। अब इस छोटे से एलिमेंट के कारण यहां पर एक इस पॉइंट पर यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता हूं तो इसकी डायरेक्शन आएगी, देखो इस डायरेक्शन में ये छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, यस और नो। अच्छा ये छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, क्या आप बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? तो भैया सिंपल सी बात है, हम लोग क्या करते हैं, देखो जैसे यहां पर कुछ कैसे है, मैंने माना ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ ऐसे जा रहा है नीचे की डायरेक्शन में, यस और नो। मैं वो सही बात है। अब इस छोटे से एलिमेंट के कारण जो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाना चाहिए वो लिखा जाना चाहिए के इंटू डी क्यू अपॉन ये दूरी। तो ये दूरी कितनी आएगी, मैं इस दूरी को मान लेता हूं आर, तो ये आएगा के इंटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब बस मेरा टारगेट यही है कि मैं इन छोटे छोटे जो चीजों को मैंने लिखा है उनको कैलकुलेट कर लूं, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, यहां पर ध्यान से देखिए पूरा चार्ज Q जो है वो इस रिंग पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब आप मान सकते हैं कुछ ऐसा चार्ज रहा होगा। आज मैं सिर्फ फॉर्मूला आपको डिराइव करके दे रहा हूं, बाकी इसमें बहुत सारी चीजें अभी और पढ़नी बाकी है, ठीक है। तो जितना हो सकता है आज के लेक्चर में उतना खत्म करेंगे, बाद में आगे ही बढ़ेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता, एक्चुअली मुझे नहीं लगता था कि मैं आज ही हेडिंग शुरू कर पाऊंगा, क्योंकि कुछ और चीजें भी बता सकते थे, लेकिन अभी टॉपिक जो होते जा रहा है वैसे करते चल रहे हैं। तो मैंने क्या माना, देखो यहां पर ध्यान से देखिए, ये 2 पाई आर लेंथ में आपका क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो 1 लेंथ में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्यू अपॉन 2 पाई आर नहीं ए। सो यहां पर ये छोटी सी लेंथ है ds, तो इस पे जो चार्ज आएगा वो आएगा q इंटू डी एस अपॉन 2 पाई a, और इसी को हम लोग बोल देंगे छोटा सा चार्ज dq। इसी को क्या बोल देंगे, छोटा सा चार्ज dq। अच्छा अब एक पॉइंट रह गया स्मॉल r के रिलेटेड, तो स्मॉल r कितना आएगा, तो देखो यहां पर r की जो वैल्यू आएगी वो आएगी अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आएगी या नहीं आएगी, आपने बोला बिल्कुल सही बात है। सो यहां से मेरे पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा छोटा सा de, वो आएगा k इंटू डी क्यू, कितना आएगा q अपॉन 2 पाई a इंटू डी एस अपॉन आर स्क्वायर, मतलब आप लिखोगे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बस इतना ही लिखना है क्योंकि आर स्क्वायर है, आर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आर स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, यस और नो। मैं बोला बिल्कुल सही बात है सर जी, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं लग रही है हमें। अब यहां पर बात देखते हैं वो क्या है, यदि मैं ई लिखना चाहता हूं तो मैं बोलूंगा इंटीग्रेशन ऑफ डी कर दीजिए, मैं बोला सही बात है। और यहां पर यदि मैं बोलूंगा तो आप बोलोगे सर जी आप ऐसे कर दीजिए के इंटू क्यू अपॉन 2 पाई ए होल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये ds, यस और नो। क्या बिल्कुल ऐसे ही होगा, यस और नो? सोचिए थोड़ा सा, क्या ऐसे ही होगा या नहीं होगा? तो आप बोलोगे सर जी होगा तो ऐसे ही, लेकिन यहां पर एक परेशानी है, वो क्या है, देखो यदि मैं एक ऐसा ही सिमिलर एलिमेंट नीचे मान लेता हूं इस जगह, तो यहां से देखिए ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इधर चला जाएगा dE, यस और नो। तो भैया इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे, इस वाले की इधर आ रही है, तो क्या मैं इन्हें वेक्टोरियली ऐड कर सकता हूं, मतलब इंटीग्रेशन सीधा सीधा मार सकता हूं क्या? इंटीग्रेशन में सीधा सीधा नहीं मार सकता, वेक्टोरियली ऐड कर सकता हूं, यस ओके। तो हम लोग क्या करते हैं कि मैंने जो वो x और y माने हैं, तो उसके लिए हम लोग यहां पर एक छोटा सा काम करते हैं। तो वो काम क्या कर रहे हैं जरा ध्यान से देखिए, मैंने यहां पर ऐसे ये ऐसे सिस्टम बना दिया, ठीक है। अब ये जो 2 पॉइंट मैंने कंसीडर किए हैं ना, ये है अपोजिट पॉइंट, मतलब यदि मान के चलो मेरे पास में ये एक रिंग होती, देखो ये एक रिंग होती, तो देखो मैं यहां पर आपको ये खांचे से दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं, यहां पे एक छोटा सा खांचा बना है, यहां पे एक छोटा सा खांचा बना है, तो इस रिंग को मैंने ऐसे रख दिया, ऐसे आपकी तरफ करके दिखाता हूं, ये एक्सिस वाला पॉइंट, तो यहां वाले पॉइंट और यहां वाले पॉइंट के, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे नीचे और इस वाले के कारण ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, यस और नो। ये बात आपको पकड़ में आ गई? यदि ये वाली बात आपको पकड़ में आई है तो बस यही काम करते हैं। मैंने मान लिया भैया ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा ही आएगा, बिल्कुल सिमिलर एंगल बनेंगे। आप चाहें तो इन 2 ट्राइंगल को प्रूव करके देखिए, दे आर इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्यों? ये सेम है, ये यहां पर 90 तो यहां पर 90, और ऊपर रेडियस है नीचे रेडियस है, ये डिस्टेंस सब कुछ तो सेम है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो ये वाला एंगल यदि थीटा है तो ये वाला थीटा है, तो ये ऐसे हम लोग एंगल को हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है, यस और नो? आपने बोला ठीक है। तो हम लोग यहां पर क्या काम करते हैं, इसके कंपोनेंट निकालते हैं। इस वाले का यदि मैंने कंपोनेंट निकाला तो ये वाला आएगा dE cos थीटा, और ऊपर आएगा dE sin थीटा, और सिमिलर वे में इस वाले का जब मैं कंपोनेंट लूंगा तो इधर में एक और इधर में एक आएगा, ये वाला आएगा dE cos थीटा और नीचे वाला आएगा dE sin थीटा। तो यहां से आप एक बात नोटिस कर पा रहे होंगे, और वो बात क्या है
कि ये वाला डी साइन थीटा और ये वाला डी साइन थीटा आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा वो डीई कॉस थीटा इस डायरेक्शन में बचेगा। कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। लेकिन यहां पर ये जो नेट डी जो डीई कॉस थीटा आ रहा है वो एक छोटे इस एलिमेंट के कारण और इस एलिमेंट के कारण आ रहा है, लेकिन ये मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मैं भैया इस पूरी रिंग को ले लूंगा और एक डी कॉस थीटा को इंटीग्रेट करूंगा। मतलब ये जो मैंने किया है वो अभी तक का क्या हो गया है, थोड़ा सा गलत हो गया है। तो इसको सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को जो ई लिखना है वो ई कैसे लिखना है, तो भैया हम लोगों को ई का मतलब लिखना है ई बराबर इंटीग्रेशन डीई कॉस थीटा, ये हम लोगों को यहां पर लिखना है। ठीक है, श्योर है, ये थीटा है तो ये भी थीटा है और ये थीटा है तो ये भी थीटा है, इस बात को आप पहले से ही बता चुका हूं मैं ऑलरेडी। ठीक है, श्योर है। अब हम लोगों को कुछ नहीं बचा है, बस वैल्यूज को पुट कर देते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो ई बराबर आएगा इंटीग्रेशन में डीई की तरह ये रहा के इंटू क्यू अपॉन 2 पाई ए होल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा और इंटू डी एस, और लिमिट लगानी है बस। लिमिट कहां से कहां तक लगेंगी, तो भैया देखो इस पॉइंट को यदि मैं स्टार्टिंग पॉइंट मान लू 0, तो यहां से पूरा घूम के यहां तक आ जाऊंगा तो 0 से लेकर के 2 पाई ए तक की यहां पर लिमिट लग जाएंगी। सब कांस्टेंट चीजों को बाहर निकाल लीजिए और इंटीग्रेशन करने की कोशिश कीजिए। देखो क्या क्या कांस्टेंट बाहर निकाल सकते हैं, तो ई बराबर के क्यू अपॉन 2 पाई ए अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, और साथ में आपके पास में यहां पर और क्या था चीजें, और कौन सी चीजें थी, कॉस थीटा भी बाहर आ जाएगा। तो आपने यहां पर कॉस थीटा भी लिख दिया और इंटीग्रेशन में डीएस और लिमिट 0 से लेकर के 2 पाई ए तक की आ जाएगी। अब इस लिमिट वगैरह को पुट कर दीजिए फटाफट से और आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। तो आंसर बोलो फटाफट कितना आएगा, के क्यू अपॉन 2 पाई ए इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा और इंटू आएगा 2 पाई ए। यहां पर देखिए फटाफट 2 पाई ए से 2 पाई ए कैंसल, तो ई बराबर आ रहा है के क्यू कॉस थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यस और नो, तो आपने बोला बिल्कुल सही बात है। अब कुछ तो भी रह रहा है, मेरे को ऐसा बार बार फील हो रहा है कि आई एम मिसिंग समथिंग। कुछ मिस तो नहीं हो रहा है ना, नहीं, अच्छा हाँ सही है, हो गया हो गया। तो अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, कॉस थीटा की वैल्यू इस ट्राइंगल से निकालने की कोशिश कीजिए। ये ठहरा आपका थीटा, ये ठहरा आपका एक्स, ये है ए और ये है आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो यहां से कॉस थीटा की वैल्यू मुझे बता दीजिए। कॉस थीटा मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यहां से आपको मिल जाएगा। इस वैल्यू को उठा के यदि मैं पुट करता हूं, सो आई कैन राइट ई बराबर के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सही है, ओके। तो मैं अभी आपको बोल रहा ना कुछ तो भी रह रहा है, कुछ तो भी रह रहा है, कुछ तो भी मिसिंग है। एक्चुअली में मेरे दिमाग में ये एक्स चल रहा था, यार एक्स क्यों नहीं आ रहा है, एक्स क्यों नहीं आ रहा है, एक्स क्यों नहीं आ रहा है। जाहिर सी बात है रिजल्ट तो मुझे याद है, जाहिर सी बात है रिजल्ट तो मुझे याद है, लेकिन कहां रह गया एक्स, वही मैं सोच रहा था इतनी देर से। तो मुझे मिल गया है यहां पे, तो ई बराबर आ जाएगा के क्यू इंटू एक्स अपॉन, अब देखो ये है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये है रूट, तो हम लोग क्या करते हैं 1, भैया देखो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी है, ये है 1, और इनटू है वो मतलब प्लस का 1/2, तो आप लिखेंगे यहां पर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर द होल पावर 3/2। दैट्स इट। और ये मेरा यहां पर फाइनल आंसर आ चुका है। इसके आगे का जो पोर्शन है बेटा, इस पे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। आज मैंने जो आपको बेसिक चीजें सिखाई हैं उसको एक बार फटाफट रिकॉल कर लेता हूं। देखो ये कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, इस पे बेसिस मैंने एक सवाल करवाया। आगे गया मैं, एक रॉड ली मैंने, रॉड से आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करवाई, आंसर निकल के आया यहां पर के क्यू अपॉन आर, आर प्लस का एल, स्टैंडर्ड है याद रखना। इस पे सवाल बताया मैंने, एक मैंने बोला ऐसे ऐसे सवाल बनेंगे जिनको हम लोग बाद में देखेंगे, अभी आज तो नहीं देख रहे हैं। मैंने यहां इसके आगे मैं यहां पे बता रहा था कि भैया ऐसे कुछ सवाल बन सकते हैं। देखो पहले तो मैं बोला ये वाले टाइप के सवाल जिनको हम लोग बाद में देखेंगे, ये भैया ये सवाल सब स्टैंडर्ड सवाल बनेंगे, फॉर्मूले याद करने हैं।
इसके आगे मैं बोल रहा था कि भैया एक चार्ज पार्टिकल है जिसका कोई चार्ज दे रखा है, मास दे रखा है, उसको लटका रखा है, तो ऐसे सवाल बना सकता है और इसको काइनेमेटिक्स में लेके जा सकता है। हमारे लेवल पे नहीं लेके जाएंगे, हमारे लेवल पे ज्यादा से ज्यादा क्या पूछेगा भैया ये इक्विलिब्रियम में, ऐसा भी वर्ड यूज कर सकता है। मैंने बोला सो दैट द चार्ज रिमेन्स एट रेस्ट, यहां पर इक्विलिब्रियम बोल दे, तो भैया Fe और Mg को इक्वेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालते हैं। यहां पर ये एक सवाल बनता है और इसकी डायरेक्शन किधर आई थी, ऊपर आई थी। अच्छा चलो आगे बात करता हूं मैं, और क्या पढ़ाया हम लोगों ने आज में, और हम लोगों ने देखा कि भैया यदि कोई पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसकी जो डायरेक्शन होती है, मतलब पॉजिटिव चार्ज विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज जो होता है दैट विल मूव एंटी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर एक बात और ध्यान रखना, यहां पर ग्रेविटी को कंसीडर नहीं किया गया, अदरवाइज आप देखोगे तो फिर नेट फोर्स किधर आएगा वो भी मैंने दिखाया है कहीं तो भी। देखो ये अगला सवाल, फिर मैंने यहां पर क्या है, ग्रेविटी को जब कंसीडर कर लिया है तो एफ नेट इस डायरेक्शन में आ रहा है। हालांकि अब देखो मैं यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, वो ये है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसकी वैल्यू काफी कम होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है, काफी कम होती है कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन ऐसा हो सकता है कि एग्जामिनर आपको ऐसा सवाल बोले जिसके अंदर में ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कंपेरेबल हो जाए, तो आपका एफ नेट ऐसा आएगा, और एफ नेट से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, और एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां पर a बराबर अंडर द रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस QE अपॉन m द होल स्क्वायर, ये करेक्ट आंसर है। अब उसमें कुछ अप्रोक्सीमेशन वगैरह होता है तो उस बेसिस पर हम लोग सवाल बना सकते हैं। आगे बढ़े, हमारे पास में लास्ट हेडिंग आती है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के कारण भैया हम लोगों ने रिंग कंसीडर करी जिसपे चार्ज Q है, इसकी रेडियस a है, इससे x दूरी पर एट एक्सिस पर मैं बात कर रहा हूं, इस बात को ध्यान रखना, इस एक्सिस पर, ये क्या है, एक्सिस है, ठीक है, और इस पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करवाने के लिए मैंने इसमें क्या किया भैया, 2 पाई a पर टोटल चार्ज Q है तो 1 पर Q अपॉन 2 पाई a, तो छोटा सा लेंथ ds पर Q ds अपॉन 2 पाई a, तो ये जो छोटा सा चार्ज बना है इसे हम लोगों ने नाम दिया dq। फिर इस dq के कारण इस दूरी पर, r दूरी पर, तो ये r दूरी निकाली अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो यहां पर मैंने छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड रखा। बाद में ये रखा के मैंने बात करी, तो ये देखो मेरे पास में ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आया। फिर मैंने बोला कि एक मैं काम करता हूं, थोड़ा सा सोचता हूं। सोचा क्या, पहले मैंने लिखा था E बराबर इंटीग्रेशन DE, लेकिन वहां पर एक छोटा सा प्रॉब्लम था। मैंने क्या बोला, यदि मैं एक ऐसा छोटा सा एलिमेंट इधर कंसीडर कर लूं तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है, और इस डायरेक्शन में आ रहा है, ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, ये तो दोनों की डायरेक्शन सेम आ ही नहीं रही है, मतलब मैं डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकता हूं, वेक्टोरियली एडिशन कर सकता हूं, वो अलग बात है। तो हम लोगों को इसको क्या करना पड़ेगा, एक जैसी डायरेक्शन में बनाना पड़ेगा। तो भैया मैंने क्या किया, डी के दो कंपोनेंट निकाल लिया एट एन एंगल थीटा पे, और ये भी बताया मैंने भैया कि यहां पर ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो डी कॉस थीटा, नीचे वाले के कारण भी डी कॉस थीटा, ऊपर वाले के कारण इधर डी साइन थीटा, इसके कारण इस वाले के कारण इधर में डी साइन थीटा, ये आपस में कट रहे हैं। अब ये सब जगह पर कैंसिलेशन होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ वहीं पर कैंसिलेशन हुआ है, तो ये डी साइन थीटा आपस में कैंसिल, डी कॉस थीटा बचेगा। अब डी कॉस थीटा देखो हर एक के कारण ऐसा ही आएगा। मैंने यहां पर आपको रिंग लेकर भी बताई थी, मैंने देखो ऐसे बोला था कि अभी तो ये मानो ये डी एक्स है और ये भी डी है, ठीक है, तो इसके कारण ऐसे नीचे आएगा, इसके कारण ऐसे ऊपर जाएगा, लेकिन सबका लास्ट में जो डी आएगा वो इसी डायरेक्शन में आएगा, और सबके जो डी साइन थीटा वाले हैं वो वर्टिकल ऊपर आएंगे, ठीक है। तो ये डी कॉस थीटा सबका जुड़ेगा और डी साइन थीटा सबका कटेगा। तो लास्ट में ये आपके पास में सिचुएशन बन गई। मैंने इसको ऐसे लिया, यहां से आगे आपका इंटीग्रेशन किया, सिंपल सा इंटीग्रेशन था, ये यहां पर लास्ट में कॉस थीटा की वैल्यू पुट करी और सॉल्व करके आंसर E बराबर के क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स, यहां सॉरी डी एक्स नहीं, के क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर द होल पावर 3/2 इज द करेक्ट आंसर। और इसकी जो डायरेक्शन है वो है आपकी इस डायरेक्शन में, मतलब यदि ये ऐसे रिंग रखी है तो इस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। यदि अब मैं यहां पर कोई चार्ज पार्टिकल रखता हूं जिसका चार्ज Q है, तो इस पर लगने वाला फोर्स आएगा F बराबर Q इंटू E, और जिसकी डायरेक्शन इधर ही होगी, ठीक है, यदि पॉजिटिव है तो। अब यहां पर कुछ चीजें और होती हैं, और वो चीजें क्या है कि भैया मैं यहां पर आपसे पूछता हूं, देखो क्या क्या चीजें बनेंगी वो आपको खुद से करनी है। सवाल ये है कि क्वेश्चन है, ये होमवर्क है आप लोगों का, आपको खुद से बताना है एट व्हाट पोजीशन फ्रॉम सेंटर ऑफ रिंग, ये सवाल है होमवर्क के लिए, रिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। एक तो पहला सवाल ये है, दूसरा सवाल है, पहला सवाल, दूसरा सवाल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। जो मैं बोल रहा हूं ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा,
उसकी वैल्यू कितनी आएगी ये आपको निकालना है। ये 2 सवाल हैं आपके होमवर्क के। हिंदी मीडियम समझ लीजिए सवाल क्या है। सवाल ये है, ये जो आपकी रिंग ठहरी हुई है यहां पर, तो इस सेंटर से कितनी दूरी पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। मान के चलिए ये y है, मान के चलिए y है या x ही है। ये x देखो, ये तो x वेरी कर सकता है ना, तो कहां पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ये आपको बताना है। अच्छा, ये जो x का आंसर आएगा मैं बता देता हूं, a के टर्म्स में आएगा। किसके टर्म्स में आएगा? रेडियस के टर्म्स में आएगा। ओके, और कितना आएगा ये आपको बताना है। और दूसरा ये है कि वो जो वैल्यू आई है वो कितनी आएगी। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, ये कॉन्सेप्ट है मैक्सिमम वर्ड आ गया, मतलब आपको मिनिमा मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट लगाना है। मिनिमा मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट क्या कहता है उसको समझ जाइए। आपको कुछ नहीं करना है, डी बाई डी एक्स बराबर 0 करना है, सॉल्व इट एंड गेट वैल्यू ऑफ एक्स। होमवर्क का सॉल्यूशन भी मैंने यहां पर दे दिया, हिंट वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये आंसर पहले सवाल का है। नाउ दूसरे सवाल का आंसर क्या है? पुट वैल्यू ऑफ एक्स, पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन फॉर्मूला ऑफ ई, दैट विल बी द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन। ये होमवर्क है, होमवर्क का सॉल्यूशन भी मैंने आपको बता दिया है। आप घर पे बैठ के आराम से इसको करके लाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे स्टूडेंट इस पर काम करेंगे, वर्कआउट करेंगे और सॉल्व करके मुझे बताएंगे कि एग्जैक्टली कितना आंसर यहां पर आ रहा है। ठीक है, श्योर है? कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? अच्छा, एक और मैं बताता हूं, इक्विलिब्रियम के एक सवाल में कहीं पे भी मेरे से ऐसे हुआ है कि x प्लस आर बराबर x किया है और फिर मैंने वहां पे लिख दिया r बराबर x/2, तो उसका करेक्शन आप समझदार हैं, आपको भी मालूम है x से x कट जाएगा तो r बराबर 0 ऐसा कुछ तो भी आ रहा है। अब मैं भी भूल गया, मैंने पहले सोचा था लेकिन फिर मैं भूल गया। ठीक है, कोई बात नहीं, होते रहता है। तो करेक्शन आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने कर लिया है, तो वो बहुत ही अच्छी बात है, काबिल तारीफ है कि आपने करेक्शन किया और आपको मिस्टेक मिली वहां पर और आपने उस मिस्टेक को आइडेंटिफाई करना वो जरूरी है। ठीक है, रादर देन पॉइंटिंग आउट, आपने उस मिस्टेक को करेक्ट कर लिया, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग यहां पर समाप्त करते हैं। मुलाकात फिर से करेंगे आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.